जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. थैंक यू सर। ताड़ साहब एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफ़गान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी, वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहाँ से बैठ के फायरिंग करो और लेकिन जो स्टेटमेंट जारी की है अफ़गानिस्तान ने, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हमला कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ताड़ साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमज़ोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफ़गान तालिबान जुर्अत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहाँ पे टीटीपी के लोग हैं, वो हमारे मेहमान हैं। वो कहते हैं ये पनाह-गुज़ीन हैं और हम पनाह-गज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है उस वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं तीसरा बात, चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पर किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे, सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते? रास्ते में जो जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है, अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आपने उनको कहा संगजानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए आपने। उन्होंने कहा नहीं। आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख के? दर हकीकत वो वो कहते हैं ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना दिया, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा, जिस सूबे के अंदर इनकी जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना होगा। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए? तो मैं कहता हूं आज आपने गंदापुर को भेजे ना उधर कि जाकर मुज़ाकरात करो, भाई वो आगे हमला कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करो। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं होता। मैं जिस तरह कह रहा हूं, जज आपके साथ नहीं है, पुलिस आपके साथ नहीं। मुराद सईद को भगाने वाला कौन था? वो एसएचओ था थाने का, जब आपने रेड किया था उस पर। थाने था, पुलिस आपके साथ नहीं, जज आपके साथ नहीं है, आपका हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके एम्बेसडर आपके साथ नहीं है। आप रिएक्ट ही नहीं करते उनके खिलाफ। आपका हर दूसरा जज कहता है गुड टू सी यू। आपका हर एम्बेसडर जो है वो कहता है आप आज बाहर एम्बेसी के बाहर जुलूस क्यों नहीं निकाल रहे? आज आप पीटीआई वालों को काले करके आपके एम्बेसडर कहते हैं बाहर आके जुलूस निकालो। आप उस पर रिएक्ट ही नहीं करते। आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस आप खुद ही नहीं है चीमा साहब। आप खुद ही नहीं चाहते पाकिस्तान जो है वो किसी चीज पे, मेरा बात कोई मुझे बताए ना कि फलां चीज हम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में बेहतरी होगी। अकानमी आपके हाथ में नहीं है,
पॉलिटिक्स आपके हाथ में, सेफ्टी आपके हाथ में, और ये चीजें बढ़ेंगी। आप मैं निशानी बता, चीमा साहब अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग इट। पीपल नहीं, दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ। तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चढ़ जाते हैं। अब ये डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है। यू हैव टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। आप चूरियां खाने वाले यार दोस्त ना बने रहे हर वक्त। अब टाइम आ गया, पहले इंटरनल ठीक करें, इनको मैसेज भेजें कि राबता ना आ जाए, जे ना यहां से तुसी भी जाओ अफगानिस्तान, ਤੇ ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਓ अपना फर्स्ट क्लास तरीके से जवाब दो ना पठाना। जिन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया। चीमा साहब इतने कैलकुलेट, इन्नी होशियारियां, इन्नी पूर्तियां, मैं हैरान। डॉक्टर साहब, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी ने कंडेम नहीं किया अफगान तालिबान के इस एक्ट को, सिर्फ हुकूमत ने इसके ऊपर बात की है। इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं इंटरनल यूनिटी नहीं है। नहीं, यूनिटी नहीं है तालिबान की, दे आर सपोर्टिव। एक तो यूनिटी होती है या न्यूट्रल हो जाना, मैं उसको भी बड़ी मेहरबानी समझता हूं। चीमा साहब ये तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, ये तो चाहते हैं उनके साथ। देखने जो आपका इस वक्त सबसे, ये आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोगों के कान और आंखें बंद है और पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। मकबूल तरीन लीडर है, उसका रिएक्शन देखिए क्या। आपने बस रिएक्शन सुन, आप सो गए सारे के सारे। उसने रिएक्शन दिया है अडियाला जेल से, उसने कहा नहीं जी, उसने, आपने हमला वहां क्यों किया। आप यहां कहते हैं कि आप हमेशा, आप ऑफेंसिव क्यों नहीं होते, पाकिस्तान का एडवोकेट। आप कन्विंस पहले अपने जेल के अंदर जो बैठा उसको तो कन्विंस करने की कोशिश करें, उससे तो डायलॉग करेंगे यार, हाउ डेयर यू सपोर्ट अफगान तालिबान एंड टीटीपी। या फिर उसकी स्टेटमेंटों को बाहर क्यों आने देते हैं, उसको आप खुली इजाजत देते हैं। डेली बेस पे दरबार मुगलिया लगाता है और लोगों को मैसेज भेज रहा है। उसका मैसेज मुत्तकी साहब ने नहीं सुना होगा, सुना होगा उसने, इसलिए तो शाम को उन्होंने अटैक कर दिया आपके ऊपर। उन्हें पता है कि अंदर से सारे हमारे साथ है। तो या इसको भी भेजें मुत्तकी पास, उसके पास ही भेज दें कि यार हेलो थोड़ा तोहफा रख लोगे। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं है, ये बात बढ़ती जाएगी इसके ऊपर। आपने घंटों मिनटों के हिसाब से रिएक्ट ना किया, बात बढ़ती जाएगी, बात बढ़ती जाएगी। पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों पासों, चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे। तो फिर आप, फिर पता नहीं फिर आप क्या, किस तरह आप चाहते हैं शायद ये कि सारी मर्ज बढ़ता जाए, फिर ये पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी स्ट्रेटेजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। कि आज ये भी दिन देखना था कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबार ही चरस अफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद, और वो भी अब आपको चैलेंज करेंगे। अब बैतुल्लामा फिक्री है, बहुत बड़ा आज फिक्री है। तारड़ साहब, आप क्या देखेंगे ये, आज हम क्या कह सकते हैं, जरा इस पे जरा कैलकुलेट की। आज हमारा बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान है, या कि यहाँ पे जो सोचा जाता था कि नहीं जी भारत ही हमारा दुश्मन है। आज की जो बातें की जा रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान में तो इस वक्त सीज फायर है, हर चीज को रमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसमें उसकी वजह ये है ना, देखिए दो चीजें होती है मेरी जिंदगी में, मैंने जो देखा है, जहां इकॉनमी ठीक होती है, जहां लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आता है, वो झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास चाइना की है। चाइना 50 साल सर नीचे करके अपनी इकॉनमी ठीक करता रहा, किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर, तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों सिंह फसाएंगे। स्वाद तेरा ना होना ना नाले पठान ने, वो कहते ना साडे कोल कुछ है तो ना कोई हमें अफसोस है। वो कहते ना हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना। वो तो फिर खुश है, बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपको आपके पास जो थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है, इधर IMF जिस तरह करके भी ये भी खत्म कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। पहले भी हालात ऐसे ही हैं, पहले भी हालात देखे ना, सुकून से तो आपको नहीं रहने दे रहे हो, मुसलसल अटैक कर रहे हैं और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। इनके जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे होते हैं, इस 2-2 हजार रुपए किराए पे ले आते हैं अफगानी सारे। ये जितने इस्लामाबाद डी चौक पहुंचे थे, इसमें आधे अफगानी थे वो सारे। आपने अरेस्ट किए हैं, लेकिन आप रिटेलिएट ही नहीं करते।
आप इनके ऊपर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाते कि तुम अफगानी शहरियों को लेकर डी चौक पहुंच गए? चीमा साहब, इनके बनता नहीं इनके ऊपर कि तुम एक सेकंड का किसी और कंट्री के लोगों को तुम डी चौक लेके आए हो झंडे पकड़ा के? ये पाकिस्तान में बगावत नहीं तो और क्या है? ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या चीज है? कि गैर मुल्की आ रहे हैं और तुम लेके आ रहे हो उनको। चलो चीमा साहब देखे ये फिर जब आप इस पे जब तक आप मैंने आपको हमेशा मैं मेरी मेरी आप बात सीमा साहब आपको सुननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी को नहीं, पाकिस्तानी हो तो वो खड़े हो ना आज कि हाउ डेयर। मैं जो रोजाना कहता हूं पाकिस्तान मेरी माँ है, मेरी मादरी मिल्लत है, तो खड़े क्यों नहीं होते माँ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए? वो चैलेंज पे कर दे जो गिरमान उन्होंने पकड़ लिया आपका। चीमा साहब इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप चल रहे हैं ना। आप अफगानिस्तान के बॉर्डर से आप रिश्वत स्मगलिंग में बड़ा पैसा बनाते हैं, इसमें भी थोड़ा सीरियस हो अब आप। ये होना पड़ेगा आपको, और जो इंटरनल उनको सपोर्ट है उसको भी बंद करना होगा आपको। नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सीरियस आपको। चीमा साहब इसमें मैं बता रहा हूं, ये पूरी अमाजगा बनेगी। पाकिस्तान दुश्मन जितने लोग हैं सारे दोबारा तालिबान उनको तालिबान विल ब्रिंग देम हियर फॉर यू टू मेक मनी आउट ऑफ देम। कारोबार, एक नया कारोबार शुरू करेंगे। चीमा साहब आपके ये खासकर मेरे मुर्शद पाक को तो शायद इन चीजों का अंदाजा नहीं है कि अफगानियों के साथ आप पहले किस तरह चलते थे। आप जब भी उनको डायलॉग करने जाते थे या पैसा लेके जाते हैं या हथियार लेके जाते हैं उनके लिए, वरना तो आपसे बात ही नहीं करते। उनके लिए कुछ हथियार या पैसा को दूसरी पावर लेकर आ जाएगी तो फिर उनके साथ वो काम करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? वो तो मनी हंग्री पीपल है। वो तो 60-60 70-70 साल का 15-15 साल की बच्चियों से 4-4 शादियां करके बैठे होते हैं। वहां देने शरिया इजाजत देती। वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में, तो आप उसकी कीमत दे रहे हैं। आप दे आप वो चाहते हैं निकलो बाहर इथों, ये साडा है। साहब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। तार साहब ये क्या बात हुई? साहब उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? और क्या खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावा। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, F-16 लेके अंदर घरों में घुस जाएंगे तुम्हारे, अगे हो नेड़े हो। मतलब इस तरह नहीं होता। जिस तरह आपकी इस वक्त आपके इदारे बिल्कुल कबूतर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि बिल्ली आई है आंखें बंद कर लो शायद बिल्ली चली जाएगी। बिल्ली जाती नहीं, जान मंगती। वो कहते कड्डो पैहे, पैहे किथे जी? पैहे चीमा साहब बड़ा बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि उन्होंने चैलेंज किया है, और उससे ज्यादा अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर से, इस सूबा सरहद के अंदर से बमाए मुर्शद पाक उनको सपोर्ट कर रहे हैं। दुख वाली बात। और इट्स एंटी अमेरिका, इट्स एंटी पाकिस्तान। जो है, जो कुछ भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, दे ऑल एंटी पाकिस्तान, बट रीजन उनकी देने की वजह उन्हें पता है अंदर से सपोर्ट है। तार साहब एक और बात भी बताएं, अब ये मसला कैसे हल होगा? अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान जिन्हें दहशतगर्द कहता है वो पनाहगुज़ीन है, वो रिफ्यूजी। इसका हल अभी मैं बता देता हूं। क्या बात हुई? हमारे दहशतगर्द उनके रिफ्यूजी हैं। चीमा साहब रेफ्यूजी नहीं, इसका सिंपल हल बता देता हूं आपको। जिस तरह इसको आपको आज बिहेव करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको रिटेलिएट करना चाहिए, आपको अंदर घुस के फिर आज इसका जवाब देना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, इनके साथ डायलॉग भी करना चाहिए। दोनों चीजों से निकले, डायलॉग भी करें, ऊपर हमले भी करें। उसके बगैर हल नहीं। जब तक आप हमले नहीं करेंगे डायलॉग का कोई असर नहीं होगा। और जब तक आप उनको बताएंगे कि नहीं कि वी आर पाकिस्तानी है, वी आर हियर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। और तीसरी बात आपको मैंने कहा है, आज सिग्नल अडियाला जेल को भी जाना चाहिए, जेल पे भी जाना चाहिए, और पेशावर में भी जाना चाहिए कि वी आर हियर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, वी आर हियर एंड वी विल डू इट एट एनी कॉस्ट। यू स्टॉप इट एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग। अगर ये मैसेज नहीं जाता, फिर आप अगर कबूतर बिल्ली बंद आंखें कर लो, वो बिल्ली जाती ही नहीं। फिर हमले करेंगे बार बार, और यहां पे सारे इकट्ठे होंगे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स अफगानिस्तान के अंदर। बी रेडी फॉर दैट। और अंदर से ये सपोर्ट देंगे और बाहर से वो हमले करेंगे, और उसके बाद ये रूटीन बनेगी। फिर आप रूटीन बन जाए, जिस तरह पहले होता था कि हर गली चौक के अंदर वो बम मारते थे आके, हर गली चौक के अंदर।
अमीर आदमी नहीं मरेंगे, इस्लामाबाद वालों को चाहिए वो ना परेशान हो, उनके बच्चे बच्चे ठीक रहेंगे, चौकों में लोगों पाकिस्तानी मरेंगे। और आगे मारते भी थे पब्लिक में आके, राजा बाजार आके बम मार छड़े 2-4, उधर 100 मार गया, उधर 100 मार गया। अब तो लोग अखबार में पढ़ना भी छोड़ गए थे, पहले जो हालत थी। आप इस्लामाबाद एफ चौक के अंदर मेरे बच्चे जाते थे चीमा साहब, उस वक्त हर साल गर्मियों में एफ कचहरी के अंदर बम मारा था। मैं आई कैन नॉट फॉरगेट इट, आई कैन नॉट फॉरगेट इट। जो मेरे पाकिस्तान की जो हालत थी, मैं आई कैन नॉट फॉरगेट इट। वो फिर उसी दौर में आप चले जाएंगे। और ये आज उसकी बिगिनिंग है, बट यू हैव टू रिटेलिएट, यू हैव टू रिटेलिएट, यू हैव टू आंसर इट, लेकिन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अगर नहीं करेंगे तो पीपल आर वाचिंग इट। मैं मेरे मुंह में खाक, मैं अगले दिन कह चुका था कि अगर इन्होंने सही मैनेज ना किया तो सीरिया बनेगा। चीमा साहब, सीरिया किस तरह बनना होता है? जंगें, जो जंग आपकी वेस्ट एशिया की जंग है, वो आपके आसपास पहुंच चुकी है। यमन सीरिया आपसे कितना दूर है चीमा साहब? ईरान कितना दूर है? आपका बॉर्डर है उसके साथ। ईरान इस अगला टारगेट है उनका। और आप उस जंग में कहते हैं ना कि जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास की शामत आती है। दो हाथी लड़ेंगे, अब 3 हाथी हैं, 2 नहीं 3 है। चाइना भी है इसमें, रशिया भी है, और जो तीसरा अमेरिका है इस वक्त। 3 हाथी लड़ेंगे तो घास की क्या हालत होगी, वो आपकी हो जाएगी। अगर आपने ये छोटी बकरी को ना आपने हैंडल किया। हाथी तो अभी नहीं लड़े ना, लेकिन यही बकरी उनका टूल बन जाएगी चीमा साहब। दे हैव पोटेंशियल टू बिकम देयर टूल। तो आपको इस पे सीरियस जवाब देना चाहिए टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। अडियाला जेल, पेशावर, और उसके बाद इसका जवाब दें जो उन्होंने हैवी मशीनरी, हैवी आर्टिलरी यूज की है। हाउ डेयर। और दूसरा ये आपको ज़हन में रखना चाहिए, असले की कमी उनके पास नहीं है। 85 बिलियन का असला वो छोड़ के गए, असला उनके पास बहुत है। हो सकता है उन्हें चलाना ना आता हो, ये अलग बात है। चलाने के लिए और लोग आ जाएंगे, फिर ये होगा फिर। लेकिन जवाब दें इसका। नहीं, बात तो सही है तार साहब, पता नहीं आप जवाब अगर देंगे वो फिर रघु को हमला कर देंगे। वो भी तो उनकी देखें, 2 चीजें कैलकुलेट करें ना, उनकी पावर उनके पास कितनी है, उस पावर के हिसाब से रिटेलिएट करें। आप आलते जंग में क्या करते हैं? जंग इससे आगे क्या होगी कि सुबह उनके 3 मिनिस्टरों ने आपको धमकी दी है, इंक्लूडिंग अपने मुर्शिद पाक, और शाम को उन्होंने हमला कर दिया। अब इससे आगे और जंग आप क्या चाहते हैं? कि इस्लामाबाद पहुंच जाए, वो डी चौक पर आ जाए वो? अब यही है अगली स्टेज, ये सुतिया रहना देते, फिर यही होना। चीमा साहब, इस तरह नहीं होता। आप अपने इश्यूज को हकीकत मंदाना अप्रोच लेते हैं और यू टेक हेड्स ऑन। छुप जाने से ये नहीं जाएंगे, छुप जाने से नहीं जाएंगे, चुप रहने से नहीं जाएंगे। अगर मैडम बलोच चाहते हैं कि टूटी भजी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे मुतकी भाई जान सानू शर्म आ रही है, असं नहीं गल करनी तुहाडे नाल, अगर इस तरह ये प्रोग्राम है तो इस तरह नहीं जाएंगे। बात तो सही है ताड़ साहब, लेकिन हमारी कौन सुनेगा, हमारे कौन। आज ताड़ साहब, वो आर्मी चीफ ने कल बड़ी सख्त एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी की जो जान है वो पूरे अफगानिस्तान से मुकद्दम है। ये इस तरह के नारे, लेकिन सियासतदान अगू लेट जाते हैं। आज वो हमारे सियासतदानों की स्टेटमेंट आई है ताड़ साहब, उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने कहा है, सुना नवाज शरीफ की तरफ से ये पैगाम आया है कि जरदारी, इमरान खान एंड नवाज शरीफ, अगर ये तीनों बैठ जाएं तो पाकिस्तान के मसले का हल निकल सकता है। आपकी बात ठीक है, ये निकल सकता है, या कि हमें 2 चीजें उसमें हो सकता है, जरदारी साहब भी बैठ जाए और भी सारे बैठ। इमरान खान की गारंटी कौन देगा? आज तक मुझे ये बताएं, खान साहब कभी अपनी सुबह बात करके शाम तक उस पर कायम रहे हैं आज तक? आइदर ही इज अ पॉलिटिशियन। मेरा सबसे पहले तो फंडामेंटल क्वेश्चन ये है ना, नवाज शरीफ और जरदारी के साथ बैठाना तो तब चाहिए इफ यू रिकॉग्नाइज हिम एज अ पॉलिटिशियन। उसकी मर्जी का जज ना हो तो उस अदालत को एक्सेप्ट नहीं करता, उसकी मेजॉरिटी असेंबली में ना हो तो उस असेंबली को एक्सेप्ट नहीं करता, उसका मर्जी का चीफ। अब आपको मैं बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात, चीमा साहब, आपके आज के चीफ साहब के बारे में इसने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए। एक तो इसने कहा था ये जनरल डायर है, एक। दूसरा इसको कहते हैं ही इज अ रिटायर्ड पर्सन, ही इज नॉट अ सर्विंग जनरल, ही इज रिटायर्ड। ही डज नॉट रिकॉग्नाइज हिज पोजीशन, क्योंकि उसकी मर्जी का नहीं है वो। उस मुर्शद पाक की जो चीज मर्जी की नहीं होती, वो ना इस्लामिक हो सकती है, ना वो पाकिस्तान के साथ ठीक हो सकती। तो उस बंदे को बिठा के आप किस तरह कहते हैं हल निकालेंगे आप? ये आप मेरा क्वेश्चन आप बताए ना, या तो वो जनरल डायर से डायलॉग करेगा वो? जो लेकर आए थे उनको मीर सादिक, मीर जाफर कहता था वो।
चले तो डॉक्टर ठीक। साहब ये जरा थोड़ा सा इस पे डिस्कस करें, ये आपके अमेरिका के अंदर ये डॉक्टर साहब ये जो एलॉन मस्क हैं वो क्यों दूसरे मुल्कों में दूसरे पंगा लेने कहेंगे, चीमा साहब इसमें वो यहाँ पे रिचर्ड रिचर्ड पाकिस्तान में कमेंट्री कर रहा है। एलॉन मस्क ये कह रहा है कि मैं जर्मनी की जो अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी एएफडी पार्टी है उसको सपोर्ट करता हूँ। उसने जर्मन अखबार में आर्टिकल लिख दी है और ट्वीट कर दी, ओनली एएफडी कैन सेव जर्मनी। ये किस तरह की चीमा साहब अमेरिकन आप जर्मनी आप भूल गए हैं, वो सपोर्ट कर रहा है, बर्तानिया के अंदर भी सपोर्ट कर रहा है नाइजल। क्यों, इसको क्या प्रॉब्लम है इनको प्रॉब्लम उसकी ये? ये चीमा साहब उसके बारे में अगले दिन मैंने जो आर्टिकल पढ़ा वो ये है कि इज ही नेक्स्ट सोरो। जॉर्ज सोरोस, हाँ उसका चला, और वो इवन के ट्रम्प साहब को भी कंफ्यूज परेशान कर दिया। उन्होंने कहा उनको उनको इतना पावरफुल बंदा हो गया कि ट्रम्प को ये कहना पड़ा ताड़ साहब कि नो ही इज नॉट द प्रेसिडेंट। कैनॉट बी द प्रेसिडेंट, बल्कि इस वक्त कहा जा रहा है कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। हालांकि तो यहाँ पे तो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो पहली जो रैली की है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, पहली एक ही रैली की है, उसमें जो इस खिताब में उन्हें कहना पड़ा कि, और बल्कि उन्होंने भी डिफेंसिव थे, नॉट ऑफेंसिव, कहते ही कैनॉट बी द प्रेसिडेंट बिकॉज ही वाज नॉट बोर्न हियर। ये ट्रम्प साहब ने कहा है, ये खुद कहा है, ये उनकी स्टेटमेंट है, स्पीच में उन्होंने कहा। चीमा साहब लेकिन इस वक्त ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल पर्सन मनी वाइज, क्योंकि दुनिया का रिचेस्ट आदमी वो है। और देखे ना सोरो, ये कोई पहली दफा नहीं होगा, प्रेसिडेंट मौजूद है, सोरो पहले यही करता रहा है सारी जिंदगी, हर कंट्री के अंदर पोकिंग करता रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और वो कंजर्वेटिज्म में अपने राइट विंग चीजों को प्रमोट करता है, यू कैन नॉट स्टॉप हिम अल्टीमेटली। वो देखे ना, उसने अर्जेंटीना के अंदर भी तो उसने किया था। और आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला, मैं जो इसको हमेशा जो लोग मिलने आते हैं प्रेसिडेंट से, मैं वहां से अंदाजा लगाता हूं कि अब किस साइड पे जाएंगे। मैं बल्कि दो चार मेरे अपने पैमाने मैंने जो जनरेट किए हैं। चीमा साहब, किसी मुल्क के बारे में देखना हो कि वहां पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसियां क्या है, वहां के टीवी के ऊपर उनके जो एड्स चल रही होती हैं वो देखिए। उन एड्स को आपको पता चल जाता है कि गवर्नमेंट किस चीज को प्रमोट कर रही है। मैं अमेरिका की एड से, जो टीवी के ऊपर एड चलती हैं, उससे काफी अंदाजा लगाता हूं। दूसरा उसमें चीमा साहब सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो इलान मस्क है, उसको इलान मस्क के खैर सोर्सेज मैं तो समझता हूँ अमेरिका के लिए बेहतर है। उसके सोर्सेज रिसोर्सेज और विवेक रामास्वामी ये चीजें यूज करेंगे और विल मेक श्योर कि यूएस रिमेन स्ट्रॉन्गर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और गवर्नमेंट एफिशिएंसी उनकी ठीक होगी। जो इस वक्त वेस्टेज हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उन चीजों के लिए अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट को इन्फोर्स करना जरूरी है कि इलान मस्क जैसे और विवेक रामास्वामी जैसे लोग आए। और ये तो एक पॉजिटिव बात है। लेकिन वो राइट विंग एजेंडा देखें, पहले सोरो लेफ्ट विंग एजेंडा प्रमोट करता रहा, तो ये राइट विंग अपना एजेंडा प्रमोट करेगा। वैसे एक ट्रेंड आ चुका है पहले दुनिया के अंदर, आप जरा नोट करें चीमा साहब। मैं बल्कि एक प्रोग्राम आप ही के साथ करना चाहूंगा 2024 में हमारे सबसे बड़े इवेंट्स क्या थे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज ये थी कि जो दुनिया के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहे हैं पॉलिटिकली, उनके बारे में मैं, उसमें मेरे सारे फहरिस्त है कि दुनिया में कितने कंट्रीज के अंदर इलेक्शन हुआ था और उनमें से कौन कौन से लोग जीते हैं। इस वक्त अगर थोड़ा सा ऑफ द सिर्फ फिंगर टिप्स पे, कनाडा के अंदर राइट विंग पार्टी बिल्कुल तैयार है आने के लिए। आपने देखा है जर्मनी के अंदर टर्मोइल है, साउथ कोरिया के हालात पॉलिटिकली बहुत इनस्टेबल हो चुके हैं, यूके के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, फ्रांस के अंदर जो है मिक्रां के हालात खराब हैं। तो ये सारी चीजें, वेस्ट एशिया के अंदर जंग जारी है, चाइना अपने आप को मिलिटरीली सुपीरियर करता जा रहा है, इंडिया इज राइजिंग फाइनेंशियली, रशिया उसके बारे में, और ये सारी चीजें, यूक्रेन की जंग तैयार है अब ऑलमोस्ट। लेकिन ये भी बात करेंगे कि यूक्रेन क्या चाहता है, रशिया क्या चाहता है, पुतिन कौन कौन से, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कौन से अपने टर्म्स फॉरवर्ड की हैं जिनको पुतिन ने रिजेक्ट किया है। और ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे टू क्लोज टू सम अप द 2024। लेकिन ये कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जिस तरह एक पहले अरब स्प्रिंग चली थी और नेशनलिज्म और पॉपुलरिज्म जो था वो सामने आया था, जिस तरह पिछली दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, मोदी साहब इज अ पॉपुलर, और इस तरह की चीजें सामने आई थी, ब्रेक्सिट हुआ था, चीजें हुई थी। अब उसी तरह की एक सेकंड वेव आ रही है, सेकंड वेव है, और सेकंड वेव जो है वो राइट विंग वालों की आ रही है। आप देख लेंगे उसमें, हम इसको वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। बिल्कुल ताड़ साहब, ये पुतिन ने सुना अपोलोजाइज कर लिया, अजरबैजान का जहाज उन्होंने करा दिया गलती से। इस पे भी कमेंट कीजिएगा। और
ईरान कहता है कि 2025 जो है वो न्यूक्लियर के इशू के ऊपर इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान के अंदर भी न्यूक्लियर इशू की बात हो रही है, ईरान भी कह रहा है। सो इट मींस कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ही बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पे? चीमा साहब, आपके उस खित्ते के अंदर दो चार चीजें, एक तो ईरान का ये जो स्टेटमेंट है ये आनी, दूसरा हौथियों के हमले सक्सेसफुल होने जेरूसलम के ऊपर, उनका जो है वो आयरन डोम काम नहीं कर पाया, फिर उसके बाद शायद उन्होंने शायद चलाया ना हो जानबूझ के, ये भी कोई पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने यमन को उन्होंने तबाह करना था, वो कर रहे हैं, मुसलसल हमले कर रहे हैं, सीरिया पे वो रिटेलिएट कर रहे हैं, दुनिया खामोश है, ग्रेटर इसराइल का जो उन्होंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। दूसरा उसमें सबसे यहां से जो खतरनाक आवाज गई है, जो पिछले दिनों चैटर चला है यहाँ पे, अब मैं क्या उनका नाम लूं, जो उन्होंने कहा है कि मार्को रूबियो इज रेडी टू टॉक अबाउट द पाकिस्तान मिसाइल सिस्टम। बहुत बड़ा खतरनाक सिग्नल है। और देखिए, हालांकि इसको बड़ा मजाक था जो सर कहा था कि अमेरिका को अटैक कर सकते, उसकी तो रेंज ही साढ़े 2700 किलोमीटर है। वो तो सिर्फ हार्डली इंडिया को कवर करता है जो मिसाइल आपने बनाया है। लेकिन अमेरिकन का इंटरेस्ट लेना, खासकर कि मार्को रूबियो तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को डिस्कस करने के लिए, मैं खुद उससे आई वाज शॉक्ड कि इज पाकिस्तान नेक्स्ट विद ईरान और सारा कुछ, ये क्या, मैं खुद एक दफा आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। लेकिन चीमा साहब, देखें अब इसमें क्या चीजें, कोई अच्छी हवाएं, और खासकर ये तालिबान का जो जो एक इशू खड़ा हुआ है, इट्स गोना ब्लीड यू मैन, इट इज गोना मेक यू वीकर। और बल्कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब जब स्टेटें कमजोर होती हैं, जंगल के अंदर एक जानवर जब होता है कमजोर, तो उसको हर तरफ से अटैक किया जाता है, हर दूसरा जानवर प्रेडेटर उस पर अटैक करता है। मेरे ख्याल में आपकी कमजोरी की स्मेल ले ली है, और इस वक्त सबसे कमजोर जो प्रेडेटर था तालिबान की शक्ल में, उसने पहला हमला कर दिया, और इसके बाद जानवर बढ़ते जाएंगे। अगर आप स्ट्रांगली रिटेलिएट ना किया आपने, जानवर बढ़ते जाएंगे आपके खिलाफ। आपकी स्टेट इज अंडर अटैक राइट नाउ, मैटर अगर देखा जाए। डॉक्टर साहब बात तो सही है। और दूसरा ये जो रशिया ने जहाज गिरा दिया अजरबैजान का, अगर जीमा साहब, क्योंकि रशिया भी इस वक्त जो है वो पुतिन इज स्ट्रांग, उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रांग है, रूबल वाज गुड, और उनका चाइना रशिया अलायंस बिल्कुल ठीक चल रहा है। लेकिन वो भी कंफ्यूज, नर्वस है। उस दिन आपने देखा है ना जिस तरीके से अगले दिन यूक्रेन ने अटैक किया है, फिर उन्होंने ड्रोन्स के साथ अटैक किया। तो फिर जब उस इलाके के अंदर, रीजन के अंदर मिसाइल उड़ रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली इस तरह का मिस फायर, तो फिर क्योंकि दे आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। तो मैं समझता हूं कि पुतिन की बड़ी बड़ाई है कि इस चीज को समझना और उससे माफी मांगना, ये भी बड़ी बात है, लीडरशिप की बात है। चीमा साहब, उसने किया है सारा कुछ। लेकिन मैं आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय पुतिन, सिर्फ इस वजह से कि इज नेशनलिस्ट, नेशन फर्स्ट है। जो कौमें नेशनलिज्म नहीं होता वो खत्म हो जाती है। मैं पुतिन की रिस्पेक्ट करता हूं, इवन देन ही इज अ डिक्टेटर, लेकिन ही इज गुड फॉर रशिया, ही इज गुड फॉर द नेशन। उसमें ये मैं जरूर कहूंगा, he has proven himself as a leader. He has proven himself as a leader. बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, इंडियंस धमकियां लगा रहे हैं बांग्लादेश को, वो कहते हैं कि तुमने क्या अपना दफा करना है, तुम तो चावल हमसे खाते हो। तो ये तो बांग्लादेश गलत कर रहा है। देखिए, मैं जाती तौर पे पूछूं, बांग्लादेश ने जितनी मुआशी इकोनॉमिक तरक्की की थी पिछले दौर में, अब उसको वो ब्लीड कर रहे हैं और ड्रेन हो जाएगी। यूथ को उन्होंने, अपनी यंग यूथ, उनके पास बड़ी पोटेंशियल थी, और उन्होंने गलत डायरेक्शन पे लगा दिया है। मैं समझता हूँ ये कोई भी भलाई नहीं है। और जो इस वक्त डॉक्टर यूनुस साहब वहां बैठे हैं, एडवाइजर हैं, उनका टाइटल ही कोई नहीं है, ना मैंडेट है, ना इलेक्टेड है, ना सिलेक्टेड है, कुछ नहीं, पता नहीं है क्या है। लेकिन अपने पड़ोसी, मैं ये गारंटी कर देता हूँ चीमा साहब, जो कंट्री अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं रखते, वो मुआशी तौर पर तरक्की नहीं कर सकते, वो तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल। इस वक्त आपने देखा है कि बांग्लादेश के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं, कभी कहते हैं हमने असम ले लेना है, कभी कहते हैं हमने बंगाल ले लेना सारा, कभी कुछ यार ये बातें करो करने वाली, इज इट प्रैक्टिकल? कैन यू अफोर्ड टू मेस विद इंडिया? कैन यू डू दैट? उनके 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 सोर्सेज, उनके देखो तो सही, उनकी नेवल देखो, उनके पास उनकी फायर पावर देखो, सारी चीजें। हाउ डेयर यू डू दैट? उसमें नुकसान किसका होगा? इनका अपना होगा। लेकिन अपने आप को कैलकुलेट नहीं करना। जिस तरह हमारे जिहाद है, इंग्लिश तुम लिख नहीं सकते, दो लैना सिंधियां, एक सिंगल इंग्लिश अखबार नहीं है ढंग की, एक सिंगल चैनल नहीं है वहां पे,
और सारी दिहाड़ी एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट उन्होंने कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है। अब वही बात है, वो नोबल उसके पास आ रहा है, वो सारी दिहाड़ी उन्होंने कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है। कहता है ये मैं सबसे पहली अमेंडमेंट क्या की उन्होंने, कहता पहले उसने कहा था ना पिछले दिनों कि हम यहाँ पे रिफॉर्म करने आए हैं और इस रिफॉर्म में हो सकता है 4 साल लग जाए। रिफॉर्म क्या किया है? इलेक्शन की एज 1 साल कम कर दी। आपका क्या ख्याल है, उससे बांग्लादेश तरक्की करेगा इकोनॉमिकली? डॉक्टर यूनुस साहब, आपकी स्पेशलिटी क्या थी नोबेल पीस प्राइज की? आपने माइक्रो फाइनेंसिंग की थी। फाइनेंस की बात करेंगे इस वक्त क्या है? 12-13% इन्फ्लेशन रेट है वहां पे। अब बांग्लादेश की इकोनॉमी की बात आपने कभी की है? कोई नहीं की। तो फिर 1 साल इलेक्शन की वोटिंग डालने की 1 साल कम करने से एज, आप समझते हैं बांग्लादेश में दूध की नहरें चलेंगी? ठीक है, चीमा साहब गलत कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे तरक्की नहीं होगी, मजीद गुर्बत आएगी। और पहले भी बांग्लादेश गरीब कंट्री है, कोई इस नॉट, देखा जाए तो कोई वो इतना तरक्की याफ्ता नहीं था, लेकिन दे केम ऑन द मैप इन कॉटन बिजनेस। मैं जब भी यहाँ जाता था, कोई शर्ट खरीदता था तो मेड इन बांग्लादेश होती थी, खुशी होती थी देख के इस चीज को। लेकिन मेरे ख्याल में वो सारा बिजनेस अब भाग के वहां से भारत चला जाएगा। पहले कराची से भागा, फिर अब ढाका से भागेगा। मैंने आपको बाहर कहा था, मेरे ख्याल में मुझसे तो खैर मैं मेरी तो हर एक मेरी ओपिनियन की क्या वैल्यू होती है चीमा साहब। मेरी ख्वाहिश इस चीज की होती थी कि पाकिस्तान के पास एक विंडो थी कि वो बांग्लादेश और भारत के दरमियान आर्बिट्रेशन करके उनके हालात ठीक करता, और इससे भारत के साथ भी उनके हालात ठीक होते और इस खित्ते के अंदर एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आता। लेकिन ये जो एक दीवाने का इंडिया बैठना नहीं चाहता पाकिस्तान के साथ। नहीं चीमा साहब, नहीं, दो चीजें आप भी नहीं चाहते, वरना चीजें बन सकती हैं। वो क्या कहते हैं कि हमें श्योरिटी दोगे, स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म। ये कितना मुश्किल होगा? बैकडोर डिप्लोमेसी। चीमा साहब, मैं इंडिया चला जाता हूं, भारत जाके बात करता हूं। मैं हमेशा ख्वाहिश रखता हूं कि इन चीजों को मैं डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व हूं। और मुझे पता है सारा कि देयर आर पीपल दे हैव इन इंडिया, दे हैव अ विल टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। चीमा साहब, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता अगर आप करना चाहें। लेकिन ये क्या, यू हैव टू शो द विल, यू हैव टू प्रूव इट कि यू आर सीरियस सिंसियर अबाउट इट। उनके इतराजात हैं। वो कहते हैं जब भी हमने आगे चले हैं एक कदम, आपने उसी वक्त उसके ऊपर जो है दूसरा कदम उठाया, गलत। आपने कल बीबीसी का आर्टिकल देख लिया मनमोहन सिंह के बारे में। मनमोहन साहब ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा कि परवेज मुशर्रफ साहब के साथ हम कश्मीर के मसले का हम बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन साथ ही बॉम्बे अटैक हो गया। ये कल का बीबीसी का आर्टिकल है। लेकिन ये कि फिर आपने कहीं ना कहीं से चीजें शुरू करनी होती है ना। अब इस वक्त तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज खैर तालिबान ने पता नहीं तो कर रहा। और दूसरा, आप सबको फिक्रमंद होनी चाहिए कि जिस तरीके से मुर्शिद पाक ने उनको अपनी सपोर्ट दे दी। लेट्स सी, देखते हैं तार साहब कैसे चीजें होती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया।